जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? मस्त हैं और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीका से कर रहे हैं। मैं आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ करते हैं। और बताइए आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है और नोट्स का रिवीजन हो रहा है ना? आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं। आप लोग का जो साइंस का दूसरा ये सेशन है ना, साइंस का दूसरा सेशन है। जो बच्चा पहला सेशन नहीं देखे हैं जाकर पहला सेशन देख लेंगे, क्योंकि पहला सेशन को भी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ पूरा किए हैं। इस सेशन को भी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ पूरा करेंगे। आप लोग का ये जितना भी क्वेश्चन होगा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, PYQ होगा, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जितना भी है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा, ठीक है ना। 3 से 4 क्वेश्चन लड़ जाएगा, क्योंकि जो भी बिहार बोर्ड का एग्जाम लेता है हमेशा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन डालता है। क्वेश्चन बनाएगा भी कहाँ से? क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही लेता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पे आपका पकड़ हो गया तो समझिए आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन आप इसी क्लास से लेकर चले गए। अगर लास्ट तक 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं। हाँ, एक और बात, जितना बच्चा जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करेंगे कमेंट में लिख भी देंगे, कमेंट में बता भी देंगे कि मेरा इतना सही हुआ, ठीक है ना। 40 में आप कितना सही करते हैं आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। आप बहुत कम समय है, ज़्यादा से ज़्यादा देख लेना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टिंडल प्रभाव कह रहा है, क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए और जवाब दिए। कह रहा है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? टिंडल प्रभाव। जितना नए बच्चे हैं ना, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग को हमेशा एक नए नए वीडियो के साथ मिलते रहते हैं और आप लोग की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए और नए नए सेशन को लेकर आते रहते हैं। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो बच्चे पहले के हैं सब्सक्राइब कर लिए हैं वो दोबारा नहीं करेंगे, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वीडियो को लाइक कर देंगे और आपके पास जो भी ग्रुप होगा उसमें शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वो भी शेयर कर देंगे, और नए नए बच्चे अपना कमेंट में नाम भी लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, या फिर प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन? बता दीजिए कौन सा आंसर होगा इसका। आंसर आप लोग को आंसर भी लिखते जाना है, ठीक है ना। बच्चा कभी भी वीडियो देखेगा पर आंसर इसका लिख देगा, ठीक है। इसका राइट आंसर इसे डी होगा, ठीक है। अच्छा, कितना आप सही कर रहे हैं भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आप कितना सही करिएगा लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त पूछ रहा है, इसको ध्यान देना है। ये पूछ का रहा है असंतृप्त पूछ रहा है ना। असंतृप्त, असंतृप्त कौन है? CH4, C2H6 या फिर C2H4, इनमें से सभी आप बताइए। CH4, C2H6 या फिर C2H4 या फिर इनमें से सभी कौन हो सकता है? असंतृप्त पूछा है, असंतृप्त। असंतृप्त का हो सकता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर है C2H4, ठीक है। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन का लगभग 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप कर लेते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका लट जाएगा, ठीक है ना। तब लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? कह रहे इनमें से कौन सा यौगिक है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? कह रहे कि इथेनॉल, प्रोपेनॉल या फिर इथेनोइक अम्ल या फिर इनमें से सभी? बता दीजिए कौन ऐसा जो यौगिक है जो ईंधन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इथेनॉल, ठीक है ना। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है, इथेनॉल, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे इनमें से कौन सा आहार श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कह रहा है कि इनमें से जो आप लोगों को ये आहार श्रृंखला दिया है इसमें से आप बता दीजिए कौन आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। पहला का बता रहा है कि घास गेहूं आम, घास बकरी मानव, बकरी गाय हाथी या फिर घास मछली बकरी। देखिए इसका क्वेश्चन का आहार श्रृंखला का मतलब आपको समझा दे रहे हैं। आहार श्रृंखला का मतलब होता है कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना, ये उसको खाता है वो उसको खाता है। जैसे आप बताइए, क्या घास को गेहूं खाता है? क्या घास को गेहूं खाता है और गेहूं को आम खाता है? नहीं, तो ये राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये कह रहा है कि बकरी को क्या गाय खाती है और गाय को हाथी खाता है? नहीं खाता है, तो ये भी गलत है। अब देखिए घास को क्या मछली खाती है और मछली को बकरी खाती है? नहीं खाती है, तो भी गलत। तो देखिए बी नंबर सही है, क्योंकि घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आहार श्रृंखला मतलब समझ गए ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 5 नंबर क्वेश्चन अगर मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5 बता दीजिए। राइट आंसर इसका क्या है? कोष्ठों की संख्या। आप इसको कमेंट में लिख दीजिएगा, हम बहुत बार करा दिए आप लोगों को, आप इसको कमेंट में लिख दीजिए। आपको ये HW दे रहे हैं, HW दे दिए। कोष्ठों की संख्या, ये बहुत एक छोटा क्वेश्चन है, आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं समझिएगा कि आ नहीं रहा है, आ रहा है। आप लोग के लिए दिए हैं ताकि आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए जितना नए बच्चे अपना नाम भी ले गए हैं,
ठीक है ना। चलिए छठा देखते हैं क्या कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ का ऑक्सीजन ह्रास कहलाता है। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कह रहे किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन को बढ़िया से नहीं पढ़िएगा ना तो गलत भी हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन की रासायनिक अभिक्रिया कौन ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अगर ह्रास होगा, दो चीज़ यहाँ निकलता है, पहला ह्रास निकलता है, दूसरा योग निकलता है। एक योग निकलता है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, तो आपको ह्रास और योग दोनों को समझा रहे हैं। अगर ह्रास कहेगा तो अपचयन बोलना है, ठीक है। ह्रास बोलेगा तो आपको बोलना है अपचयन, ह्रास बोलेगा तो अपचयन बोलना है। अगर योग पूछ दिया, योग मतलब ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो बोलना है उपचयन, ठीक है ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा अपचयन, क्योंकि यहाँ पे ह्रास पूछ रहा है, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना है, 7, 8, 9 या फिर 18। कह रहे समूह, ध्यान से यहाँ से दो क्वेश्चन निकलता है, एक होता है समूह और एक होता है सारणी। एक होता है समूह, एक होता है सारणी। तो आपको ध्यान देना है, समूह पूछेगा तो कितना बोलना है, समूह पूछेगा तो बोलना है 18, ठीक है। अगर आपसे आवर्त पूछ दिए तो बोलना है 7, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ये वाला पे काम करता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थों पर डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के जो डिब्बा आता है, जो खाने वाला पदार्थ होता है, इस पे टिन की बजाय हम लोग जिंक की बजाय टिन का लेप ही क्यों चढ़ाते हैं। तो देखिए इसका कारण क्या बनता है। क्या टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक का कम क्रियाशील होता है। तो देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छा समझा रहे हैं। कह रहा है इसका देखिए, अगर टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है तो ये कोई रीजन नहीं है। अच्छा, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, ये भी कोई मतलब रीजन नहीं है। अब देखिए टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, सच में होता है। अगर आप Zn ले लीजिए और टिन ले लीजिए तो आपको टिन की अपेक्षा जो जिंक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। इसीलिए जो जिंक का होता है ना, उसको हम लोग नहीं चढ़ा पाते हैं किस पे, खाने वाले पदार्थ के डिब्बों पर। इसीलिए हम लोग टिन का, अब कोई भी खाने वाला चीज़ आप देखे हो ना, हॉर्लिक्स, चंपरास, ये सब आता है, या फिर दूध आता है, ठीक है ना। तो वो सब काम आता है टिन के पदार्थों के अंदर आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कभी। देखिए चलिए 9 नंबर पे आ गए। 9 नंबर का आ गया, निम्न में से कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है। कह रहा है हाइड्रा, अमीबा या फिर स्पाइरो गाइरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जितना भी बचे हैं लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि लास्ट तक अगर बन जाते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, इसी क्लास ले। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है। हाइड्रा, अमीबा या फिर स्पाइगो गाइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा हाइड्रा, ठीक है ना। राइट आंसर ये होगा हाइड्रा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। आप बताइए, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली है। कह रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली है। आयताकार कुंडली में अगर चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, अगर इसमें घूर्णन कर रही है कोई चुंबकीय क्षेत्र, तब बताइए कि इसका परिवर्तन कितना होगा, तो आधे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। आधा घूर्णन करेगा तो परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर परमाणु की वाहकतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आपको एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। आप ज़्यादा अच्छा देखिए, सबसे अच्छा तैयारी जानते हैं क्या होता है। सबसे अच्छा तैयारी ये होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन के आसपास में 2-3 अराउंड में जितना भी क्वेश्चन है आप सबको पकड़ लेना, तो समझिए आपका तैयारी बेस्ट है। और वैसा ही क्लास को देखिए जो एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन बता दिया जाता हो, ताकि और आपको ज़्यादा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं कि कोई आया एकदम फटाफट बता कर चला गया, तो वैसे नहीं, एक क्वेश्चन के साथ 2-3 और क्वेश्चन मिल जाए, वैसे क्लास को करने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। हम एक क्लास के साथ 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए देखिए, सल्फर परमाणु की वाहकतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 4, 5, 6, 7। बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाहकतम कक्षा में, कक्षा करता है ना, तो वाहकतम कक्षा में इसका कितना होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना, 6 होता है, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। कह ग्लूकोज अणु, कह ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होता है। कह ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होता है। अच्छा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है ना, O6। अब बताइए, कह रहा है कि इसमें क्या किस चीज़ का पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन का पूछ रहा है, ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन कौन है, O6 है। कह रहा है कि इसका परमाणु कितना है, तो आप बताइए परमाणु 6 है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। चलिए एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, ठीक है ना।
घबराना नहीं है, लास्ट तक बने रहना है। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। कहा कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। अच्छा इसका देखिए अगला स्लाइड पे दिखा रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़ लिए, हम समझा दे रहे हैं। अगला क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि नई चिन्ह कार्तीय परिपाटी के अनुसार अगर हम लोग किसी बिंब की बिंब दूरी लेते हैं तो क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं या फिर ऋणात्मक लेते हैं, फिर कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं, आप बता दीजिए। अच्छा बिंब मतलब क्या समझ रहे, वस्तु, यू का मान कह रहा है कि क्या होता है, धनात्मक की ऋणात्मक, तो हम लोग हमेशा पढ़े हैं, चाहे न्यूमेरिकल भी बना है तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऋणात्मक होता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, आप बताइए पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से, यकृत से, फिर छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए पित्तरस कहाँ से स्रावित है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बायो का क्वेश्चन है। अब बताइए पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना, यकृत से होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, मलेरिया परजीवी है, प्लाज्मोडियम या फिर कैल्शियम लिस्मेनियम या फिर प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए प्लाज्मोडियम या फिर लिस्मेनियम या फिर प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि मलेरिया परजीवी कौन है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर लास्ट क्वेश्चन, 40 को क्वेश्चन है, 40 को क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा लास्ट तक, ठीक है ना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा समय लग भी सकता है क्योंकि हम एक क्वेश्चन को बहुत बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे फायदा आपको ये है कि अगर आपके आगे पीछे का जितना भी क्वेश्चन है आप इसको बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं और आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। चलिए एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जस्तीकरण, एनोडीकरण, फिर समृद्धिकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। अब बताइए अगर एल्युमिनियम के पदार्थ है और उसमें मोटी ऑक्साइड की परत अगर बन जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस अभिक्रिया क्या बोलते हैं, तो एनोडीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक ना, एनोडीकरण। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसका जवाब देते हैं। 17 नंबर क्या करेगा कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु का होता है। अच्छा बताइए एक मानव का नेत्र क्या कहता है, सबसे नजदीक बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होता है, पर दूर कितना होता है, तो ये अनंत होता है, ये अनंत होता है ना। क्यों अनंत होता है कि आपका आंख जिस धातु पे है उसको आप देख सकते हैं कितना होगी दूर। आप ही देखिए ना, हम लोग पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है ना, फिर भी हम लोग देख रहे थे, उससे भी ज़्यादा दूर तारा है फिर भी हम लोग देखते हैं। एक मतलब इसका कोई फिक्स लिमिट मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये अनंत देख सकता है, ठीक है, पर न्यूनतम है लिमिट क्या है, तो 25 सेंटीमीटर। क्यों 25 सेंटीमीटर जानते हैं, क्योंकि जो हम लोग की मांसपेशियाँ होती है वो उससे ज़्यादा की जो होती है वो रेटिना पर स्पष्ट बना ही नहीं पाती है प्रतिबिंब, ठीक है, इसीलिए हम 25 सेंटीमीटर कम मानते हैं और अनंत मानते हैं, ठीक है ना, दूरबिंदु। कह रहा है कौन सी गैस वैश्विक उष्मांक के लिए उत्तरदायी है, कह रहा है कौन सी गैस वैश्विक उष्मांक के लिए उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर में से कोई नहीं। बताइए वैश्विक उष्मांक के लिए कौन उत्तरदायी है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, यही गर्मी उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हो। 19 नंबर का है कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, अजैव निम्नीकरण कचरा, टिश्यू पेपर, केला का छिलका, फिर थर्मोकोल, इनमें से सभी। बता दीजिए अजैविक निम्नीकरण कचरा कौन है इसका। अच्छा टिश्यू पेपर तो गल जाता है, अगर आपसे जैविक पूछ देगा तो जैविक हो जाएगा टिश्यू पेपर या फिर केला का छिलका। अगर कह रहा है कि अजैविक, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा अजैविक निम्नीकरण कचरा, तो अजैविक क्या है, तो थर्मोकोल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा तो आपको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ के उसका जवाब देना है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, आप बता दीजिए। आप लोगों को जब चिन्ह परिपाटी लिखाया गया होगा तो उस समय बताया गया था कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस का या फिर उत्तल लेंस का या फिर समतल अवतल या फिर इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, ठीक है ना, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करे, पढ़िए और जवाब दीजिए। कह रहे हैं 21 नंबर की समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध क्या होता है। कह रहे समांतर क्रम में, यहाँ पर ध्यान देना है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत क्या होता है, तो उसका कुल प्रतिरोध निकालिएगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 21 नंबर तक हो गया, 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 22 नंबर कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में ध्यान दीजिएगा कौन सा जीव के बारे में बात कर रहा है, कवक के बारे में बात कर रहा है, मृतजीवी या फिर समभोगी या फिर स्वपोषी या फिर इनमें से कोई नहीं। अब बता दीजिए कवक में कौन सा पोषण की विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी, ठीक है ना, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पद
विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? करेक्ट, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? आई स्क्वायर आर, या फिर आई आर स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर आई, या फिर वी आई स्क्वायर। अब बता दीजिए इसमें से कौन ऐसा जो पद है, कौन ऐसा सूत्र है जो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है ए, ठीक है ना, आई स्क्वायर आर। राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन है, हाफ से भी ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है ना, 40 वही क्वेश्चन है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने लगा। और जो नए बच्चे हैं अपना कमेंट में नाम भी लिख देंगे, कमेंट में अपना नाम लिख देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके आपके पास जितना भी ग्रुप होगा उसमें शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए मेहनत करते हैं दिन रात में जाकर। अभी आप टाइम देखे भी होंगे 11:00 हो रहे थे, तो रात में जग के आप लोग के लिए मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बिहार में फैलाया जाए, ठीक है ना। चलिए आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, आपका भाई है। चलिए देखते हैं क्या नाम 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को देखिए, हम बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन को बड़ी मत पढ़िएगा। करेक्ट, संवेदीग्राही नहीं है, कौन नहीं है? अच्छा, कान है, या फिर आँख, या फिर नाक, या फिर दिमाग। अब बताइए, का कान से हम लोग नहीं सुन सकते हैं, तो सुन सकते हैं का मतलब संवेदग्राही है। आँख से देख सकते हैं मतलब संवेदना देता है। नाक से सूंघ कर हम लोग पता लगा सकते हैं कि मतलब संवेदना ग्राही है। अच्छा, दिमाग से हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं, दिमाग से सोच सकते हैं मतलब हम लोग को संवेदना नहीं दे सकते। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। संवेदग्राही नहीं है कौन? दिमाग। अगर संवेदग्राही पूछता तो नाक भी हो जाता, आँख भी हो जाता, कान भी हो जाता, ठीक है। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 25 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। कह रहे कि किस दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? आप बताइए, कह रहे किस दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों के पार्श्व दृश्य के दर्पण के रूप में किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, मिश्र। अच्छा बताइए, जो वाहन चलती है तो वाहन के साइड मिरर क्या लगा रहता है? साइड मिरर की बात कर रहा है, वाहनों के पास से दृश्य मतलब पीछे के दृश्य देखने के तक कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो लगा रहता है उत्तल दर्पण, ठीक है ना। आप कभी आप उसको टोइएगा ना, पता चल जाएगा उत्तल दर्पण रहता है। आप टो कर भी पता लगा सकते हैं। आप ट्रक रक में फिर बस उसमें देखिएगा एकदम पूरा साफ दिखता है, बाइक में नहीं दिखता है, पर आप ट्रक रक के देखिएगा एकदम पूरा टेढ़ रहता है, तब वहाँ देख सकते हैं पूरा ऐसे होता है, ऐसे होता है एकदम पूरा ऐसे टेढ़ा, तो आप पता लगा सकते हैं उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ड का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा होता है। किसका? लाल रंग का, नीला रंग का, पीला रंग का, या फिर बैगनी रंग का? आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा, राइट आंसर लाल का। अच्छा, सबसे कम कितना होता है? बैगनी का होता है, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी नहीं होगा, मतलब सबसे कम का बैगनी होता है और सबसे अधिक का लाल होता है। इसका राइट आंसर अभी ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें? पढ़िए और जवाब दीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन, समजात अंगों का उदाहरण है। करेक्ट, समजात अंगों का क्या उदाहरण है? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, या फिर हमारा दांत और हाथी के दांत, या फिर आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी, या फिर उपरोक्त सभी। आप बताइए अग्रपाद मतलब समजात अंग का मतलब मिलता जुलता अंग कौन सा है? तो हमारा जो हाथ होता है ना दुगो, और वैसा ही कुत्ता का भी दुगो हाथ होता है। ये दोनों का सेम काम होता है, कुछ पकड़ना रहता है, वो लोग कुछ कोड़ना वोड़ना रहता है, तो उस सब का भी काम वही होता है। अच्छा, पहले जब हम लोग आदिम मानव थे तो हम लोग भी वैसा ही थे, तो हम लोग का जो हाथ था और कुत्ते का हाथ एक जैसा मिलता था, पर हम लोग का दांत हाथी के दांत से मिलता है। बाप रे बाप, हाथी का दांत कितना बड़ा बड़ा होता है, हम लोग का छोटा छोटा होता है। अच्छा, आलू का छिलका ये नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे देना होमवर्क में भी, कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में भी रहेगा, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे छोड़ नहीं रहे, एक दिए हैं ना, एक दिए हैं, एक जो दिए हैं आप एक जो दिए हैं आप उसको पूरा कमेंट में लिख दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चनों की संख्या पूछ रहा था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करें? देखिए, करें निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? करें उत्तम ऊर्जा स्रोत, ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन जानते हैं, अगला बार जो क्लास कराया है पहला क्लास उसमें भी बताए हैं। अगला जो क्लास है जो बच्चा नहीं देखेंगे जाके चैनल पर देख लेंगे, उसमें भी ये अलग करा है। आप इसका आप बता सकते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या? निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, या फिर बायोगैस। आप बताइए उत्तम ऊर्जा स्रोत का मतलब ये होता है जो अच्छा हो, उससे कोई हानिकारक। अच्छा, कोयला जलेगा तो इससे क्या होगा? तो बहुत सारा धुआं फैलेगा। लकड़ी जलेगा तो यही परेशानी। पेट्रोल जलेगा तो पेट्रोल से उतना धुआं नहीं निकलेगा, पर फिर भी धुआं तो निकलेगा ही निकलेगा। आप बाइक में देखते हैं ना, धुआं निकलता है, मतलब निकलेगा इससे भी। पर अगर आप गैस जलाते हैं बायोगैस, तो इससे कोई परेशानियां नहीं है, मतलब सबसे उत्तम ऊर्जा स्रोत बायोगैस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बता दीजिए। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 29 नंबर पढ़िए और जवाब दीजिए। 29 नंबर कह रहे हैं कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। ये क्वेश्चन को बार बार कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि नहीं करता है, करता है ये नहीं, कह रहा है कौन नहीं करता। 29 नंबर क्वेश्चन है कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, फिर अंडाशय, फिर वृषण। अब बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी की संकेत करती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछता है और तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देना है। अब यहाँ पे कौन अंगुली पूछ रहा है? तो तर्जनी पूछ रहा है। इसी को ध्यान देना है कि कौन अंगुलियां पूछ रहा है, और जो अंगुलियां, क्योंकि 3 अंगुलियां है, तीनों का अलग अलग काम है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं तर्जनी का। अच्छा बताइए तर्जनी का काम क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र को बताना। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र को की दिशा को बताता है, ठीक है। अच्छा बल की दिशा को कौन बताता है? चालक पर अर्धारोपित बल की दिशा को, ये आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आप बता दीजिए, कमेंट में आप जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें? पढ़िए जवाब दीजिए। कह रहे निम्न में से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये बेस्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहे कि बहुत बार क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है एकदम आसान क्वेश्चन है। कह रहे कि निम्न में से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो अच्छा गंगा में मछली पालेंगे तो सही है, गंगा में कपड़ा धोएंगे तो सही है, गंगा में अगर अधजल 100 को बहाएंगे तो सही है, या फिर रासायनिक अवशिष्ट पदार्थ डालेंगे तो सही है? तो नहीं, ये तीनों सही नहीं है। पर गंगा का मछली देते हैं, सॉरी, अगर मछली पाल देते हैं तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना, गंगा में मछली पालना, ठीक है। क्योंकि अगर मछली पालेंगे तो ये सब जो गंदा होता है उसको खत्म कर देगी, ठीक है। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। आप बहुत ही नजदीक पहुंच गए हैं 40 के, ठीक है ना। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देंगे, ठीक है ना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है? क्या कहलाता है? पुंकेसर, जांग, या फिर पंखुड़ी, या फिर मिस कोई नहीं। अब देखिए पुष्प का पुष्प जननांग क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, पुंकेसर, ठीक है। अगर आपको अपने भाई का मेहनत दिखता होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि। चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 33 नंबर किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को दूर संशोधित किया जाता है? देखिए क्वेश्चन को यहाँ 2 तरीके से पूछता है। पहला दीर्घ दृष्टि दोष, एक पूछता है निकट दृष्टि दोष। ये दोनों को समझाकर दोनों का आंसर भी बता रहे हैं। अगर दीर्घ पूछेगा तो दीर्घ को बताना है उत्तर, क्योंकि उत्तर लेंस लगाइएगा तो दीर्घ दृष्टि दोष को निवारण करेगा, पर अवतल लेंस लगाइएगा तो निकट दृष्टि दोष को, किस दृष्टि दोष को? तो निकट दृष्टि दोष को निवारण करेगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना, उत्तल लेंस का। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूड़ का CaOH का होल 2 है, CaOCl2, या फिर CaCO3, या फिर CaHCO3 का होल 2 है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप बताइए। कह रहा है कि विरंजक चूड़ का ध्यान से पढ़ना है। एक बार ध्रुवीय सोडा आता है, विरंजक चूड़ आता है, बहुत सारा अलग अलग आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना, CaOCl2, ठीक है। चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, जवाब दीजिए। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? हाँ, यहाँ ध्यान देना है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपको। एक क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन बताने का कोशिश कर रहे हैं, कोशिश का समझा भी दे रहे हैं, और क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूज नहीं वगैरह ये भी समझा रहे हैं। कह रहे कि अब देखिए यहाँ पे कह रहे लाल लिटमस को नीला कर दें। यहाँ पे मान लीजिए हम लाल लिख दिए, लाल, और एक इधर लिख दिए नीला, ठीक है। अगर लाल को नीला कर रहा है, लाल को अगर नीला कर रहा है तो समझिए वो क्षार है, क्षार है। अगर नीला को लाल कर रहा है तो समझिए वो अम्ल है, ठीक है ना, वो अम्ल है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या कर रहा है? लाल को क्या कर रहा है? नीला, एक मतलब लाल को क्या कर रहा है? नीला, इसका क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो आप बताइए इसमें आंसर लिख दीजिए क्या होगा? राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया ना, कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा पूछता है, पर इसको ध्यान देना है। अब कामना से कामना बदल रहा है, एक लाल से नीला, नीला कर देता है, मतलब कह रहा है कि क्षार, ठीक है ना। 36 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जवाब देते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आसान है, ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आप देखिए ये क्वेश्चन को समझाते हैं और इसको जल्दी से आंसर बताते हैं। कह रहे अच्छा आप देखे होंगे अभिलक्षण वंशागत का मतलब होता है, जो वंशागत आता है मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। आँख का रंग आता है, फिर चमड़ी का रंग आता है, फिर शरीर का आकार आता है, फिर बाल का प्रवृत्ति आता है। अच्छा बताइए, किसी व्यक्ति का आँख भूअर भूअर होता है तो उसका अगला बच्चा का भी अक्सर आँख भूअर हो जाता है, या फिर मतलब हो ही जाता है,
ना भी हो पर हो भी जाता है, मतलब ये वंशागत है। पर किसी किसी का चमड़ी का रंग भी होता है, अगर माता पिता में कोई काला होता है बेटा भी काला हो जाता है। फिर शरीर का आकार भी हो जाता है, कोई आदमी नाटा हो या मतलब छोटा हो या फिर लंबा हो जाता है तो उसका बेटा बेटी भी उसे प्रवृत्ति आ जाता है। पर जो बाल का प्रवृत्ति होता है इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं होता वंशागत। किसी का करिया हो जाता है, किसी का भूरा हो जाता है, किसी का पतला हो जाता है, किसी का मतलब एक जैसा बाल नहीं होता, किसी का ये अंगुली जैसा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कोई वंशागत नहीं है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वंशागत नहीं पूछ रहा है, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देता है। 37 नंबर कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना है। तो आसान क्वेश्चन, इसको भी हम होमवर्क में डाल दे रहे हैं, इसको हम वर्क में डाल दे रहे हैं, होमवर्क में, क्योंकि हम लोग ये सब तो बचपन से पढ़ते हैं। पर कमेंट में जरूर लिखिएगा जो होमवर्क है, ठीक है। चलिए होमवर्क क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। कह रहे 38 नंबर देते हैं, 37 नंबर होमवर्क है, 37 नंबर होमवर्क है, ठीक है ना। आप जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में, और जो बच्चे नए हैं कमेंट में अपना नाम भी लिख देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, बता दीजिए। इसमें सब कार्बनिक यौगिक है, पर इसमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, CH4 या फिर C2H6 या C2H4 या फिर C2H6 या फिर C2H4 या फिर C3H8। अब बताइए सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, C2H4। चलिए देखते हैं क्या है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितनी बंध होता है। अब बताइए हाइड्रोजन का जब हम लोग बंधन बनाते हैं तो दो हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंधन बनाता है, तो एकल बंध बनाते हैं, एगो बंध बनाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना, एकल बंध। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका भाई मेहनत कर रहा है आप लोग के लिए। अभी रात के 12 बजने वाले होंगे शायद, अभी 11+ हो रहा है, तो आपके लिए आपका भाई मेहनत कर रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, आपके पास जितना भी ग्रुप होगा प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए आपका भाई मेहनत कर रहा है, ठीक है। और मेहनत से भागना नहीं है, मैं खुद कर रहा हूँ मेहनत और आप लोग को साथ में करा रहा हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देंगे तो आप वीडियो देखिएगा और देख कर याद करिएगा, तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर आएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, और ईमानदारी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी, क्योंकि मैंने मेहनत किया है। आप मेहनत का आपको कोई घटेगा नहीं, बस आप हमको एक थोड़ा सी अच्छा लगता है, कोई सब्सक्राइब कर लेता है, वीडियो को लाइक भी कर देता है, शेयर भी कर देता है, ठीक है। आपका कोई इसमें आतू होने वाला नहीं है, पर आप हम लोग के लिए एक मोटिवेशन बनता है, ताकि हम लोग से बच्चा जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। 40 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा की तो आसान क्वेश्चन है, ये हम लोग बहुत बार सुनने भी होंगे अपने घर में। अच्छा विद्युत ऊर्जा, अच्छा विद्युत का वो जो काटने आता है सब बिल, आप बताइए वो क्या बोलता है, कितना आप बिजली चला रही है, यूनिट में बताता है तो वाट में या फिर वाट घंटा में बताता है, फिर यूनिट सी में यूनिट लिखा है ना, यूनिट सी में यूनिट लिखल है, यूनिट में बताता है। अब इनमें से कोई नहीं, आप बता दीजिए क्या चीज में बताता है, तो बताता है यूनिट में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, और बताइए आप लोग का क्या हो सकता है। सब लोग तैयारी लास्ट तक, जितना बच्चे किए ना, जितना 40 में कौन बच्चा कितना किया और कमेंट में लिख देगा, ठीक है ना। जितना भी मेरे भाई लोग सही किए उतना आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि मेरा इतना सही हुआ है, ठीक है ना, जितना सही हो गया, ठीक है। और जो बच्चे नए होंगे, बार बार हम बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को और आगे बढ़ाते हैं, ये आपका परिवार है, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिएगा, आपका दोस्त होंगे उनके पास शेयर कर दीजिएगा, उन लोग के मोबाइल लेकर भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़ाने का कोशिश करिए, ठीक है ना। आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत करेंगे आप लोग के लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए, तो ठीक है अपने, ठीक है ना। चलिए तैयारी करते रहिए बेहतरीन तरीके से। और दिन आप सुबह आपको एक बताते हैं, तो याद करेंगे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, सर याद नहीं होता है, भैया याद नहीं होता, तो आपको एक तरीका बताते हैं याद करने का। सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब सुबह उठिए, सुबह उठकर आप ये वाला क्लास अभी मतलब अब देख लीजिए, जब भी देख रहे हैं, अगर आप सुबह उठकर इस क्लास को एक बार ही देख लेते हैं ना, तो आप दिन भर कोई भी काम कर रहे हैं, ये जितना भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में हमेशा घूमते रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आप सुबह हो सकता है तो सुबह उठ के क्लास को देख लीजिए, आप ऑब्जेक्टिव का क्लास आपके दिमाग में हमेशा घुसते रहेगा, क्योंकि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव ही आ रहा है, मतलब 50-50 का है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव को हल्का में नहीं लेना है, गंभीरता से लेना है, ठीक है। चलिए बड़ों का आदर करिए, छोटों का सम्मान करिए, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।